ज़्यादा फ़िरक़ा वाराना फ़सादात हो रहे थे, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, कांग्रेस का ज़माना था। ये जमात इस्लामी के, जमीयत उलमा के, नदवा के, दारुल उलूम देवबंद के सब, और कांग्रेस के भी, और दूसरे जो भी उस वक़्त के बड़े लीडर थे। अगर मुशावरत टूटती है तो ये उम्मत का एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा ख़सारा होगा। बड़ी तादाद में कोई 60-70 अरकान को निकाल दिया मुशावरत से। उम्मत के जो मसाइल इस वक्त हैं, इस पर उनका कोई विजन ही नहीं है, इस पर एक लफ्ज़ वो बात ही नहीं करते हैं। ताकि आपके फिर अभी उन्होंने एक बात उसमें ले आए कि इसमें पसमानदा का रिजर्वेशन होगा। जब से बीजेपी ने बोला कि हम मुसलमान पसमानदा को अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अचानक ये बात आ गई। हम संसद हुआ दिल्ली में कल या परसों, इसमें मुशावरत का बयान आना चाहिए था, कोई बयान नहीं है। मुशावरत को मुलाकातें करनी चाहिए, अरबाब इक़्तिदार से करनी चाहिए, समाजी तंजीमों से करनी चाहिए, सियासी पार्टियों से करनी चाहिए, नहीं किया गया। हाँ, देखिए पसमानदा या अशराफ ये क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग, मैं तो ज़ाती तौर पर इन्हें वो कबूल नहीं करता। मगर हैं ना चीज़ें ही। देखिए, एक तो ये लफ्ज़ पसमानदा अपने आप में बड़ा तहक़ीर आमेज़ लफ्ज़ है। मैं तो किसी भी मुसलमान के बारे में पसमानदा का लफ्ज़ सुनना मेरे कानों को गिरां गुज़रता है। जगह बनाइए, मसलन क्या जमात इस्लामी हिंद के अमीर डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी साहब नहीं हुए? मिली काउंसिल के जो सदर हैं, वो गाढ़ा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका इल्म है, उन्होंने इतने बड़ा इदारों का जाल बनाया, उनको बनाया। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरह मुल्क के अंदर कुछ इस्लामिक तंजीमें हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसी में एक बड़ी तंजीम है ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत, जो इन दिनों सुर्खियों में है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब। तस्लीम साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ऑल इंडिया मजलिस मशावरत का ये मामला चल क्या रहा है। सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए आप। देखिए, ये सन 1964 की बनी हुई एक ऐसी तंजीम है जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ़ जो दूसरी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, उनका ये मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। 12 से ज़ायद मुल्क की बड़ी तंजीमें मुशावरत के साथ जुड़ी हुई हैं। और सन 64 में जब बनी थी मुशावरत, तो वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा फ़िरक़ा वाराना फ़सादात हो रहे थे, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, कांग्रेस का ज़माना था, और बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार मुसलमान था। तो उस खौफ को दूर करने के लिए जितने बड़े लोग थे, जमात इस्लामी के, जमीयत उलमा के, नदवा के, दारुल उलूम देवबंद के सब, और कांग्रेस के भी, और दूसरे जो भी उस वक्त के बड़े लीडर थे, सब ने मिल के मुशावरत कायम की और मुसलमानों के दरमियान पूरे मुल्क में दौरे किए और उस खौफ हिरास की सूरत हाल को ख़त्म किया, फ़सादात के ख़त्म करने में मदद की। तो उस तरह वो एक प्लेटफॉर्म चला आ रहा है तब से। कभी वो बहुत ज़्यादा सरगर्म होता है, कभी नर्म हो जाता है, कभी कम काम करता है, कभी ज़्यादा, लेकिन मुल्क के बहुत बड़े लोग इससे वाबस्ता रहे हैं, जिनकी खिदमात हैं। तो एक बड़ा बाइज़्ज़त बावक़ार मुसलमानों की तंजीम है ये। अब आके पिछले 5-6 साल से इस तंजीम के वक़ार में बहुत ही कमी वाक़ई हुई है, और अब तो ये सूरत हाल है कि एक बाकायदा एक ऐसे बहरान का शिकार है कि किसी वक्त खुदा ना खास्ता ये टूट ना जाए मुशावरत। अगर मुशावरत टूटती है तो ये उम्मत का एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा ख़सारा होगा। तंजीमें टूटती हैं तो अपने ही ओहदेदारान के अच्छे अमल की वजह से अच्छी मानी जाती हैं, बुरे अमल की वजह से बुरी मानी जाती हैं। अभी जो 6 साल से चल रहा है, पहला मौका है कि मुशावरत के ही कुछ ज़िम्मेदारान ने, कुछ अरकान ने मुशावरत के सदर पर मुकदमा किया। 2 साल मुकदमा चला, कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो बड़ी बदकिस्मती की, बड़ी ख़राब बात थी कि उस पर मुकदमा हुआ, वो ख़त्म हो गया। अब जो मौजूदा सदर हैं, उनका टर्म जो वो पहले जीते, फिर दोबारा वो अदालत की वजह से बड़ा हो गया, वो टर्म 19 अगस्त को पूरा हो रहा था, अगस्त में पूरा हो गया था। उन्होंने इसरार किया कि नहीं साहब, मैं तो चूँकि मुकदमा लड़ता रहा, इसलिए मेरा टर्म बढ़ाया जाना चाहिए। तो एक सुप्रीम गाइडिंग काउंसिल है जो बहुत बड़े लोगों की, जिसमें मौलाना
सुफियान साहब भी थे, अभी दिल बर्दाश्त हो कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उसमें ज़फ़र इस्लाम साहब भी थे, अब वो नहीं रहे। अब मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब उसमें, इसी तरह के बड़े लोग उसमें हैं। आप भी थे उसमें? मैं गाइडिंग काउंसिल में नहीं था, मैं रुकन हूँ मुशावरत का बस। तो इन लोगों ने, मौलाना जलालुद्दीन अंसर उमरी साहब जिनका भी इंतकाल हुआ, अमीर जमात इस्लामी थे, वो उसके चेयरमैन थे। उन्होंने जब कहा सुना तो उन्होंने इनको टर्म बढ़ा के, और 2 साल की मुद्दत जहां मुकदमे के हिसाब से पूरी होती थी वो 5 सितंबर तक थी, 5 सितंबर 2022 वो ख़त्म हो गई मुद्दत। तो उन्होंने ख़त लिख के इनको भेजा कि नवेद साहब आपकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो अब आप अगले इंतखाब का इंतज़ाम करें, रिटर्निंग ऑफिसर का ऐलान करें, वोटर लिस्ट का ऐलान करें, ताकि 5 सितंबर तक इलेक्शन मुकम्मल हो जाए। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं साहब वो तो हमारी तो दिसंबर तक की मुद्दत है। तो चलिए उनको केयर टेकर मान के चल सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने इसी दौरान में बड़ी तादाद में कोई 60-70 अरकान को निकाल दिया मुशावरत से, और कहा कि इनकी फ़ीस नहीं आई है और ये मीटिंग अटेंड नहीं करते। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुशावरत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तो मुशावरत जिसमें 200 के करीब मेंबरान थे, अब उन्होंने उसको 121 तक महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या रही? जो उनके को वो समझते हैं कि हमारे मुखालिफ हैं, उनको निकाल दिया, और जो मुआफ़िक हैं उनकी फ़ीस तो कोई कभी भी जमा कर सकता है, वो कोई मसला ही नहीं होता। वो भी कभी मीटिंग जिन लोगों ने अटेंड ही नहीं की, हमने तो देखा ही नहीं कभी उन लोगों को मीटिंग में, वो लोग भी उनको नहीं निकाला, वो हैं चूँकि उनको लगता है। तो मुशावरत एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कोई सदारत के लिए आए और फिर उसका इंतखाब और तमाम वो इलेक्शन। अभी आप मुशावरत के सदर से बात करें तो वो बोलेंगे कि उन्होंने फ़लाँ साहब ने ये किया, फ़लाँ साहब ने ये किया, इन्होंने तमाम शिकायतें और अपनी तारीफ़ें। उम्मत के जो मसाइल इस वक्त हैं, इस पर उनका कोई विज़न ही नहीं है, इस पर एक लफ्ज़ वो बात ही नहीं करते हैं। भाई कितने लिंचिंग्स हो गई, कितने बार गाय के नाम पर हो गया, अभी मदारिस का सर्वे हो रहा है, फिर तलाक़ सुलासा के मामलात आ गए, अभी ज्ञान वापी का मसला चल रहा है, जो 1991 का मसाजिद प्रोटेक्शन, इबादतगाह प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको इम्पीच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हज़ारों लड़के जेलों में बंद हैं। कभी सुना है मुशावरत की तरफ से इस किस्म की कोई बात होते हुए? कभी नहीं सुना। तो फिर जो उसके अगराज़ व मकासिद हैं उसकी ही तकमील नहीं हो रही, और कुछ लोग बस इलेक्शन बाजी में लगे रहें, तो ये तो मुशावरत का मकसद नहीं है। उसके साथ आपने दस्तूर में भी तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दस्तूर में तरमीम कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहते हैं, हर दस्तूर में तरमीम होती है। मुल्क का जो दस्तूर है, हमारा आइन है, उसमें भी 120 तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल के आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कोई चेंज करना चाहे तो क्या उसको हम रेफरेंडम से करवा लेंगे? बहुत सख्त कानून है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज का, और आप उसको एक कैजुअल रेफरेंडम के ज़रिए ख़त्म करा देना चाहते हैं, ताकि आपके फिर अभी उन्होंने एक बात उसमें ले आए कि इसमें पसमानदा का रिजर्वेशन होगा। जब से बीजेपी ने बोला कि हम मुसलमान पसमानदा को अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अचानक ये बात आ गई। तो इससे तो बड़े बड़े गहरी बातें सामने आती हैं कि आप बीजेपी कह रही है पसमानदा, तो आप भी कहने लगे पसमानदा। नहीं तो इसमें तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ ये है कि जो चीज़ें परेशानी क्या है? वो दस्तूर के मुताबिक चलें, तरमीम करनी है ज़रूर करें, लेकिन जो दस्तूरी तकाज़े और रेफरेंडम से नहीं होता है। मीटिंग बुलाइए, मेंबरान की एजेंडा सामने रखिए, एक एक पे बहस कीजिए। जो आज मेरी एक मामले में ये राय हो सकती है कि साहब ये ऐसे होना चाहिए, अब उस पर बहस होती है, 20 लोग 25 लोग बैठ के बहस करते हैं, तो उसको सुन के मैं अपनी राय बदल सकता हूँ, तो इसलिए बहस की जाती है। आप रेफरेंडम के ज़रिए से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कराना चाहते हैं, ये तकलीफ़ है। 70 से ज़्यादा लोगों आपने निकाल दिया, ये तकलीफ़ है। अब इलेक्शन के होने में, अब तो खैर उन्होंने अनाउंस कर दिया है, फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म की बदअखलाक़ी हरकतें, मुशावरत जैसा अजीम प्लेटफॉर्म पर आप कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी बुलाएंगे, पुलिस की हिफाजत के तहत करेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। ये वो चीज़ें हैं। और अब कल एक अखबारी बयान में उन्होंने मेरे बारे में भी कह दिया, हालांकि मेरे बारे में कुछ भी कहें कि वो उनका तो बोलने ही का हक़ नहीं है, मैं रुकन हूँ, मुझे बोलने का हक़ नहीं है। तो अब अगर वो लोगों को बोलने का हक़ नहीं दे रहे लोगों को, तो ये मुशावरत नहीं है। ये कोई
एक शख्स या चंद उनके साथी मिल के मिल्लत के एक बड़े प्लेटफॉर्म को अपनी मुट्ठी में बंद करके वो उस अंदाज से चलाना चाहते हैं जो मुशावरत का अंदाज नहीं है, जो मिल्लत की ज़रूरत नहीं है। मिल्लत की ज़रूरत है आगे आके क़यादत फराहम करना, इशूज़ पर बोलना, इशूज़ पर अगर मामलात इस हद तक पहुँच गए हों कि वो उन पे एहतजाज की ज़रूरत है तो खड़े होकर एहतजाज कीजिए। तमाम जो तंजीमें हैं, जो इसके रुकन हैं, जो इसके रुकन नहीं हैं, उनको बुला के बैठना कि भाई देखिए ये इशू आया है, इस इशू पे मशवरा कीजिए कि हमको एक क्या मुश्तरका लाहे अमल तैयार करना है। ये चीज़ें हैं जो इस वक्त ज़रूरत है मिल्लत की, और जो मुशावरत को करना चाहिए कि मुशावरत एक अम्ब्रेला बॉडी कही जाती है, तो अम्ब्रेला है तो तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान को बुलाने की कैपेसिटी मुशावरत के अंदर है। तो मुशावरत के को चाहिए कि उन तमाम लीडर्स को जो मुख्तलिफ जमीयत उलमाए हिंद है, जमात इस्लामी है और दूसरी इलाकाई हैं, सियासी जमातें हैं, NGOs हैं, उनके लीडर्स को बुलाएं कि भाई ये मामला आया है सामने। जैसे अभी ज्ञानवापी का इशू है, और सब लोग एक जगह बैठ के अगर बात करें और उस पर बहस करें तो एक नतीजा निकलेगा कि इस मसले को ऐसे हल किया जा सकता है। फिर सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से खड़े होकर उस राय के मुताबिक काम करें। ये एक तरीक़ाकार है। ये मुशावरत में पिछले 6 साल से हमने मिल्लत के इश्यूज़ की बात ही नहीं सुनी है। तस्लीम रहमानी साहब, मैं बीच में आपकी बात रोक करके ये जानना चाह रहा हूँ, 20-25 सालों में कोई ऐसा काम जो मजलिस मशावरत ने किया हो, कोई बड़ा काम आपकी जानकारी में? भाई मुशावरत जब तक सैयद शहाबुद्दीन साहब रहे, ज़फ़रुल इस्लाम साहब रहे, तो जो इश्यूज़ आते थे तो उस पर हम मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़ुतूत लिख के मुल्क के अरबाब इक़्तिदार को, वज़राए आज़म को या मुतल्लिक़ा वज़ीरों को लिख के मुतवज्जो कराते रहे। तहरीकी तौर पर कोई काम मुशावरत ने नहीं किया। अभी मुशावरत के अग़राज़ व मक़ासिद में शामिल है सर्वेस कंडक्ट कराना, मुसलमानों की तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी सूरत आज तक नहीं हुआ। वो चीज़ें जब अमन का माहौल हो तब ये चीज़ें करनी चाहिए। जब हालात बरांगेख्ता हों तब तसल्ली देने का काम मुशावरत को करना चाहिए। जब मसलन फ़सादात वग़ैरह हो रहे हैं, या ये जैसे अभी धर्म संसद हुआ दिल्ली में कल या परसों, इससे मुशावरत का बयान आना चाहिए था। कोई बयान नहीं है। मुशावरत को मुलाकातें करनी चाहिए, अरबाब इक़्तिदार से करनी चाहिए, समाजी तंजीमों से करनी चाहिए, सियासी पार्टियों से करनी चाहिए। नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। इस मामले पर तो अभी किसी भी तंजीम का कोई बयान नहीं है, सब खामोश हैं, और जो हालात बन रहे हैं और जो सामने हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। पसमानदा की बात कही आपने कि जब से बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों की बात करी है तो मशावरत भी जो है इसमें रिजर्वेशन दे रही है, तो क्या ये वजह जो इख्तिलाफ़ की है वो ये मान ली जाए कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको इसमें जो है इनकी सरपरस्ती में ये चीज़ चलेगी, या इनको भी कोई ज़िम्मेदारी दी जाएगी मजलिस मशावरत के अंदर, या और जो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो दूसरी तंजीमें हैं उसमें भी इस तरीके की बातें हों? क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो मसला ही नहीं है ना। देखिए, पसमानदा या अशराफ ये क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग, मैं तो ज़ाती तौर पर इन्हें वो कबूल नहीं करता, मगर हैं ना चीज़ें। देखिए, एक तो ये लफ्ज़ पसमानदा अपने आप में बड़ा तहक़ीर आमेज़ लफ्ज़ है। मैं तो किसी भी मुसलमान के बारे में पसमानदा का लफ्ज़ सुनना मेरे कानों को गिरां गुज़रता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं तो हमें कहना चाहिए महरूम तबक़ात। पसमानदा बहुत तहक़ीर आमेज़ लफ्ज़ है। जो हमारे डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उर्दू में हम कहना चाहें तो उनको हम कह सकते हैं कि ये महरूम तबक़ात हैं हमारे। तो ज़रा उनके साथ हमदर्दी का वो होता है। अभी मुशावरत के जो सदर हैं वो ख़ुद ही ऐलान करते हैं कि मैं पसमानदा हूँ। तो भाई सदर है ना 6 साल से, तो किसी ने सोचा नहीं उनको चुनते वक्त कि ये पसमानदा है या अशराफ है, कभी नहीं सोची गई ये बात। अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं फ़िरोज़ साहब, वो अंसारी तबके से, अंसारी भाइयों में से हमारे हैं, किसी ने नहीं सोची ये बात कि ये पसमानदा है या अशराफ हैं या क्या है। तो ये तो सोच का दायरा ही नहीं है मुशावरत में, कभी रहा ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के इस ऐलान के बाद शोशा छोड़ा है इन्होंने। तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ताकतें तो पीछे नहीं है जो मुसलमानों में इंतशार बपा करके मिली तंजीमों को तोड़ना चाहती हैं। ऐसा लग रहा है कि मिली तंजीमों का जो
75 साल से जो तंजीमें इस मुल्क में हैं, आज़ादी से पहले की भी हैं, आबाद की भी हैं, आज उन क़यादतों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश उन्हीं तंजीमों के अंदर से की जा रही है, और इन्हीं तंजीमों के अंदर से ही इन तंजीमों को बाकायदा तोड़ने की साजिश भी की जा रही है, और ये बीजेपी को सूट करता है। इसलिए हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम अपनी तंजीमों को बचा के रखें, और जो लोग तंजीमों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको सामने से हटाएं। मिल्लत में बहुत लोग हैं, सामने आएंगे, वो संभालेंगे तंजीमों को। मिल्ली तंजीमें चल रही हैं, आपने कहा 75 सालों से, लंबे वक्त से बहुत पुरानी तंजीमें हैं। सवाल यही है, अगर आप आखिर जब इतनी तंजीमें चल रही हैं तो क्या वजह रही कि ये महरूम रहे मुसलमान, जिनको अब पसमानदा कहा जा रहा है? और ये अब इनका सवाल ये है, पसमानदा जो मांग करते हैं वो ये कहते हैं कि जो तंजीमें चल रही हैं और जो हमें मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, हमें अपना गुलाम बना करके रखा गया, तो आखिर वजह क्या रही इसकी? अगर ये महरूम भी रहे तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, ये एक बहुत ही तारीख़ी नोयत का सवाल है। ये कोई ऐसा बात नहीं है कि मैं 1 मिनट या 2 मिनट के जवाब में इसे वाज़े कर दूं। लेकिन एक बात ज़रूर है, एक बड़ा वक्त ऐसा गुज़रा है जब यहाँ पर जो इस मुल्क का मकामी माहौल रहा है उसमें ज़ात बरादरी रही है, हमेशा रही है, हज़ारों साल की है। इस्लाम में ज़ात बरादरी नहीं है, लेकिन उस असर को मुसलमानों ने कबूल किया। मुसलमान नवाबों ने, राजाओं ने, बादशाहों ने भी उसको कबूल किया। तो एक वक्त था जब हमारे ये महरूम तबक़ात वाकई सोशली बहुत बैकवर्ड किए गए, बहुत परेशान किए गए, बहुत सताए गए। लेकिन आज़ादी के बाद इन तबक़ात ने बड़ी जद्दोजहद की है और बहुत मेहनत की है। और आज अगर आप देखें तो असल में मुझे बड़ा इकराह होता है ज़ात बरादरी का नाम लेने से, लेकिन अब मजबूरी है। हमारे अंसारी बरादरान, उन्होंने तरक्की की, माशी तौर पर भी की है और तालीमी तौर पर भी की है। हमारे सैफ़ी बरादरान, उन्होंने तरक्की की। मैं ये नहीं कहता कि सब ने तरक्की कर दी, लेकिन तरक्की की फ़िज़ा में वो आगे। और उसके बरक्स जो सो कॉल्ड पठान और सैयद और मुग़ल और ये सब हुआ करते थे, उन्होंने मेहनत नहीं की, वो पीछे हो गए, अब ये आगे हैं। तो अगर आप सोशल इंडेक्स में देखेंगे तो जो आज़ादी से पहले जो ये महरूम तबक़ात थे, इन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए, किसी का एहसान नहीं है, उन्होंने ख़ुद ज़ाती मेहनत के ज़रिए कॉम्पिटिशन्स को बीट करके वो आगे आए हैं। और वो एक मुस्तहसन कदम है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। मैं इसलिए ये लफ्ज़ पसमानदा को अच्छा नहीं समझता। महरूम तबक़ात हैं, अब बरादरी की बुनियाद पर मुसलमानों में जो बातें होती हैं उनको करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है बची है, बल्कि जो इन तबक़ात के नुमाइंदों ने जो तंजीमें कायम की, जैसे अंसारी बरादरी के लोगों ने की, सैफ़ी बरादरी के, राइन बरादरी के, मंसूरी बरादरी के, कुरैशी बरादरी के, इन लोगों ने अलग अलग अपनी तंजीमें बनाई हैं। मैं उनको बड़े काबिल तारीफ़ नज़रों से देखता हूँ, इसलिए कि वो जब अपने एक तंजीम अपनी बरादरी के दायरे में रहकर अगर एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसके इंतज़ाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। और अगर तमाम बरादरियाँ उसको लेके कर रही हैं तो वो बरादरियाँ थोड़ी बढ़ेंगी, वो तो बढ़े ही बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली पूरी कम्युनिटी ऊपर उठेगी। और सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड मॉरल, अखलाक़ी तौर पर कोई कम्युनिटी भी अगर मजबूत हो जाए तो इक़्तिदार के गलियारे इस्तक़बाल करने के लिए अपने दरवाज़े उन पर हमेशा खुले रखते हैं। ये बड़ी अहम बात है कि हम जो भी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, तालीम, अखलाक और इक़्तिसाद में अगर हम तरक्की कर गए तो सियासत को फ़तह कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर सवाल यही है ना कि जो तंजीमें हैं, जो तंजीमें रही हैं, उन्होंने इनके लिए क्या किया? क्यों इनको ज़रूरतें पड़ी कि ये अपनी अपनी बिरादरी की तंजीमें बनाएं और जद्दोजहद करते रहें, जैसा आपने बताया? तो ये तंजीमें क्या करती रहीं? आखिर इन्होंने तो कुछ तो किया होगा इन पसमानदा मुसलमानों के लिए, या जो महरूम रहे मुसलमान, इनके लिए क्या किया? कोई तो काम किया होगा। मैं मजलिस मशावरत की नहीं बात कर रहा आपसे, मैं सभी तमाम जो तंजीमें चल रही हैं, जो बड़ी तंजीमें हैं, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए, मुस्लिम तंजीमों का ये दायरा कार न था, न है और न होना चाहिए।
कि वो मसलक की बुनियादों पर या ज़ात बरादरी की बुनियाद पर कोई भी काम करें। उनके लिए ज़रूरी है कि जो उम्मत मुस्लिमा हिंद का फ़र्द है, उसका कोई मसलक भी हो, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, और उसकी कोई ज़ात बरादरी भी हो, वो विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर कास्ट, क्रीड एंड मसलक, सबके लिए यकसां तौर पे काम करे। तो ये स्कोप नहीं है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का, और चूँकि उनका स्कोप नहीं है तो इन बरादरियों ने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशंस कायम की, उस पर भी किसी ने एतराज़ नहीं किया। वो उनका राइट भी था, है, और उसमें उसके ज़रिए उन्होंने तरक्की की। उसको भी किसी ने इस बुनियाद पे तो रोकने की कोशिश नहीं की कि कोई बड़ा, बल्कि उसको भी पुश किया। क्या तंजीमों में बरादरियों के लोग नहीं हैं? हमने उनको बरादरी के नुक्ता नज़र से, रिजर्वेशन के नुक्ता नज़र से नहीं समझा है। हमने उनको उनके इस्तेहकाक, उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत की बुनियाद पर, और हमने क्या, उन्होंने ख़ुद अपनी सलाहियत की बुनियाद पर मेन स्ट्रीम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी जगह बनाई है। मसलन क्या जमात इस्लामी हिंद के अमीर डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी साहब नहीं हुए? मेरा ख्याल है जमात में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये किस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका इल्म था, उनका तक़वा था, उनकी कैपेसिटी थी, तो लोगों ने उनको अमीर बनाया। तो अभी मिली काउंसिल के जो सदर हैं वो गाढ़ा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका इल्म है, उन्होंने इतने बड़ा इदारों का जाल बनाया, उनको बनाया। तो कभी मुस्लिम तंजीमों के अंदर ये जहन में कभी ये ख़याल आया ही नहीं है कि किसकी क्या ज़ात बरादरी है। और मसलकी तफरीक को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, वहाँ पर शिया भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, और साहब देवबंदी भी हैं, कासमी भी हैं, देव नदवी भी हैं, सब हैं। तो हम लोगों ने कभी भी, और सोचना भी नहीं चाहिए, जो अपने दायरे में रह के तरक्की का काम कर रहा है उसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए इन बड़ी तंजीमों को। और ये जो छोटी तंजीमें अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं, इनको पुश करके आगे बढ़ाना चाहिए। इतना ही है बस। आखिरी सवाल मेरा तस्लीम रहमानी साहब, अब पसमानदा मुसलमान ये कह रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? ये तो कि बीजेपी का नारा है। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी 2014 से पहले कहा करते थे कि हम मुसलमानों को तोड़ेंगे और हिंदुओं को एक करेंगे। ये तो बड़ा मशहूर नारा है, पूरे पब्लिक में रहा है। तो ये बीजेपी के लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में बरादरीवाद जो आ गया था और अब ख़त्म होने लगा है, अब तो शादी ब्याह हो रहे हैं तमाम एक दूसरे की बरादरी में। तो ये जो यकजाई हो रही है, मुसलमानों के में जो इत्तेहाद बपा हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये नारा आरएसएस और बीजेपी की तरफ से आया है। अब आरएसएस के चीफ कह रहे हैं कि जाति प्रथा जो है वो माजी का फसाना हो गई, उसको भूल जाना चाहिए है हिंदुओं के लिए। वो ये बोल रहे हैं आरएसएस के चीफ, और मुसलमानों के लिए बीजेपी कह रही है कि पसमानदा मुसलमानों को हम साथ रखेंगे। तो ये क्या साजिश है, ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है इस बात को कि ये तोड़ने की कोशिश है। मैं नहीं समझता कि इस मामले में हमें कोई उनके जो लाइन उन्होंने इख्तियार की है उसको हम भी प्रमोट करें, तो इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है। और मुशावरत जैसी तंजीम अगर इस बुनियाद पर रिजर्वेशन देना शुरू करे तो फिर वो बीजेपी के एजेंडा को पूरा करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब इस मुद्दे पर बात करने के लिए। देखिए, ये इसमें सियासी और समाजी और मुस्लिम माशरे के लिए सभी तमाम तरह की बातें हैं, और बड़ी बेबाकी से जो है सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अब मेरा सवाल आखिर में आप सबसे यही है, अभी हाल ही में जो बयान दिया गया कि मुसलमानों से ना कोई सामान ख़रीदें, ना रेडी वालों से कोई सामान ख़रीदें, ना उनको कोई मजदूरी दें, तो आप मुझे ये बताइए, जो बीजेपी पार्टी का ये सांसद ये बयान दे रहा है और ये कह रहा है कि इनका पूर्ण तरीके से बाइकआउट करो, सोशल बाइकआउट भी करो और इनका आर्थिक जो है बाइकआउट भी करो, तो आप ये बताइए कि वो कौन से मुसलमान हैं? क्या वो पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा गया है, या अशराफ या अफजाल या अनजाल जिन लोगों की बातें की जाती हैं और एक ही मुद्दा बना हुआ है, वो कौन से मुसलमान हैं? या बीजेपी जिनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात करती है और कर रही है, ख़ुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मुसलमानों को जो दबे कुचले पिछड़े मुसलमान हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। आखिर वो कौन से मुसलमान हैं? रही मिली तंजीमों की बातें, तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, कोशिश करेंगे कि हम
ऑल इंडिया मजलिस मशावरत के जो सदर हैं मौजूदा वक्त के, उनसे बात करें। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।